अजय जी हमारे साथ हैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। मैं रौनक ही हूं अभी भी, लेकिन आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे रौनक जी, आपको सुनते रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। आप ठीक हैं? एकदम आपके सामने ही हूँ। चुनाव का माहौल है, इसलिए मेरे को आपको और एक बार पूछना पड़ेगा, कैसे हैं आप? चुनाव का माहौल है, इसलिए मुझे जैसा भी हूँ कहना पड़ेगा, बहुत 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 ही अच्छा हूँ। तो एक पार्टी का फेस हैं आप। आपकी पार्टी इतने सालों से दिल्ली में थी, फिर बाद में बीच में एक ऐसा पैच आया जहां पर कोई टिक नहीं पाया जी, और फिर एक ऐसा पैच आ रहा है जहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी शायद थर्ड आ जाए। इस सवाल को आपने कई बार फेस किया होगा। अगर रेडियो का कोई इंसान आपसे ये पूछता है तो इसका जवाब आप वैसे ही देंगे जैसे आप टीवी पे देते हैं, या फिर कुछ अलग देंगे? नहीं, रेडियो पे तो जवाब तो वही होना चाहिए, लेकिन रेडियो और टीवी पे, लेकिन इसमें जो सच्चाई है वो ये है कि पिछली बार 2013 में जब चुनाव हुए थे तो किसी ने भी केजरीवाल जी की पार्टी को ये नहीं सोचा था कि वो 28 सीटें आएंगी। कोई सर्वे नहीं दे रहा था उनको, सब उनको तीसरे नंबर पे मान रहे थे। तो अब की बार जो है वो वापस उल्टा होने वाला है। जो हम लोगों ने उस वक़्त इनके बारे में बात करनी बंद कर दी थी, हम लोगों ने कहना बंद कर दिया था, तो हमें लग रहा है कि ये लोग भी हमारे वही भूल कर रहे हैं जो हम लोगों ने 2013 में किया था। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा होगा। दूसरा, पहले हमारी पिटाई हो रही थी, हम रूलिंग पार्टी थे जी, और बीच में एक साल गैप नहीं आया, एक साल में दोनों को मौका मिला है। तो हम लोगों को कह रहे हैं कि भी आप उनको भी देखा है, हमको भी देखिए और कंपेयर करिए कि क्या एक साल में बिजली अच्छी हुई, एक साल में पानी अच्छा हुआ। ये कहते थे दिल्ली को क्राइम फ्री, रेप फ्री सिटी बनाएंगे। दोनों बीच में पिछले एक साल में दोनों के दोनों मौका मिलता रहा, तो क्या दिल्ली रेप फ्री और क्राइम फ्री बढ़ा? बल्कि रेप और क्राइम इंसिडेंट्स दिल्ली में बढ़ते चले गए। तो किसी भी तरीके से दिल्ली में एक साल में बेहतर नहीं हुआ, दिल्ली में एक साल में नीचे दिल्ली गई है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कांग्रेस नहीं थी तो दिल्ली नीचे जा रही थी। लोगों को अब इसका कंपैरिजन करके दिल्ली की जनता को डिसीजन लेना है। तो एक देश की बेटी की आवाज़ आती है रेडियो पर, हमारे ऐड चल रहे हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक ज़्यादा फोकस किया गया और वो दिखता भी है कि मेट्रो दौड़ रही है जी, सड़कें अच्छी हैं जी, लाइटें तभी की लगी हुई थी जब से आपने लगवाई, आप लोगों ने लगवाई हैं जी। तो ये तो तब भी था जब पिछला चुनाव हुआ था जी, तो उस वक्त क्या कमी रह गई? जनता क्या इसको आप लोग मार्केट नहीं कर पाए? ये बात नहीं, ऐसा नहीं है। जब 15 साल से लगातार आप ऑपोजिशन में हों और दूसरी पार्टी ये कहे हमें मौका दीजिए, हम चांद लाएंगे, सितारे लाएंगे, लाल किला दे देंगे, कुतुब मीनार दे देंगे, 15 लाख हर एक के अकाउंट में कर देंगे। ये लोग तो जो है बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, हम तो छोटे से साधारण मकान में रहेंगे जी। हम लोग तो कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी। हम लोग तो जो है जनता से रोज मिलेंगे जी। ये तो मिलते ही नहीं, और तो जनता ने और चाय भी पिलाएंगे जी। और तो फिर जब अब जनता ने देखा कि ये एक दिन सिर्फ ये जनता से मिले और जनता से मिलके एक ही दिन में भाग गए जी, उसके बाद जनता के पास दोबारा नहीं आए जी, और दिल्ली के अंदर एक भी झुग्गी वाले को परमानेंट मकान नहीं दिला पाए जी, एक भी जगह के ऊपर कहीं पर किसी भी टेम्पररी वर्कर को परमानेंट नहीं कर पाए, किसी भी तरीके से ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करते थे। इन्होंने एफिडेविट में ये दिया था कि हम तो बहुत ही साधारण मकान में रहेंगे जी। तो साधारण मकान 8 कमरों का मकान में ये एज चीफ मिनिस्टर रहते थे जी। तो अगर 8 कमरों का मकान दिल्ली की जनता, आम जनता का मकान है, तो दिल्ली वैसी दिल्ली नहीं है जी जी, जी। तो जितना जी आपने यूज किया, क्या कांग्रेस वर्सेस आप है, बीजेपी पिक्चर में नहीं है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने लोगों को बहुत गुमराह करके हमारे बहुत सारे वोट इन्होंने कांग्रेस के वोट काटे। पोस्टर ये लोगों ने लगवाया था, अब इस बार दूसरी पार्टी के लीडर के साथ पोस्टर लगवाया है। दूसरी पार्टी के लोगों के लीडर के साथ पोस्टर लगाया। दूसरा, ये चुनाव उस वक़्त लड़ने गए थे शीला जी के खिलाफ में, वो मुख्यमंत्री थी। पोस्टर इन्होंने जगदीश मुखी के खिलाफ लगाया। अब मेरा इनसे कहना है कि आइए, मैं सदर से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लीजिए जी। आप लोगों की जनरल बातचीत होती रहती है आपस में? कभी फोन आता है आपको अरविंद जी का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा,
कोई SMS वगैरह शेयर होता है, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ऑफिस में और जनरल एक परिवार में एक ग्रुप बना रखते हैं कि एक होता है। सो क्या आप लोगों का कोई फ्रेंड सर्कल है या ग्रुप है जहाँ पे आप लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर से बातचीत करते हैं या हेलो हाय बोलते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के साथ में हम लोगों की मुलाकात और मीटिंग ज़रूर होती रहती है, और उन लोगों से मीटिंग्स होती हैं जो जैसे जब हम इलेक्टेड MLAs या MPs रहे हैं, और जैसे मैं 3 बार MLA और 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर मैं लगातार चुन करके 21 साल लोगों ने मुझे बार बार पहले से ज़्यादा वोट से मुझे चुन करके भेजा। तो जो भी हमारे साथी पार्लियामेंट में या विधानसभा में हमारे साथ रहे हैं, तो उनसे तो मुलाकात होती रहती है। दुर्भाग्यवश किरण बेदी जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों बहुत बार चुनाव लड़ करके जीते नहीं दिल्ली की, पहली एक बार ही सिर्फ जीते हैं, तो इसलिए इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जी, आपने कहा था दोनों सेट हो गए बच्चे। अन्ना जी के दोनों बच्चे सेट हो गए। मैंने उसमें ये कहा था, दोनों नहीं, मैंने सब बच्चे कहा था। और इसलिए कहा था कि जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चरम उस पे था, तो ये कहते थे कि हम लोग, राजनीति बड़ी गंदी है, हम उसमें नहीं आएंगे। ये कहते थे कि हम लोग तो राजनीति में सत्ता हथियाना का हमारी मंशा नहीं है, हम लोग तो सिर्फ हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अब किरण बेदी जी से जो उन्होंने 7P 4S जो उन्होंने निकाला, उसमें एक भी जगह करप्शन नहीं है। उनसे जब एक नेशनल डेली का इंटरव्यू 2 दिन पहले छपा, उन्होंने कहा आप अपनी प्रायोरिटीज़ बताएं, प्राथमिकता बताएं, तो करप्शन 7वीं प्राथमिकता थी, 7th प्रायोरिटी। तो जब जिस व्यक्ति ने पूरा अपनी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत, लोगों में पहचान अन्ना हजारे जी के कंधे पे बैठ करके करप्शन के खिलाफ लड़ने से बनाई शुरू करी, वो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए करप्शन बीजेपी में जाने के बाद 7th प्रायोरिटी हो गई। अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार पिछले दिनों में उन्होंने जन लोकपाल की बात करी है, कितनी बार अब करप्शन की बात करी है। हमारे लिए, मैं ये कहता हूँ, हम लोगों ने लोकपाल का बिल हम लेकर के आए, एक्ट उसका बनाया, और हम लोगों को मौका मिलेगा। जैसे जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, उस वक्त मैंने सुरेश कलमाड़ी, बेशक हमारी पार्टी के थे, मैंने उनके अगेंस्ट CBI की इंक्वायरी मैंने करी, मैंने उनको जेल भेजा। मैंने BCCI के अगेंस्ट मैंने RTI में लेकर के आने की शुरुआत करी। BCCI के बड़े बड़े नेता, हमारी पार्टी के, दूसरी पार्टी, सबसे मैंने लड़ाई लड़ी। मैं स्पोर्ट्स के अंदर, मैंने कहा कि कोई पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी भी, मुझे मौका मिलेगा, पूरी ताकत के साथ में मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ूंगा। मेरे लिए करप्शन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं ये मानता हूं कि अगर करप्शन को टैकल नहीं किया गया तो हमारा देश, हमारी दिल्ली आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप लोग इसे प्रोजेक्ट करने में थोड़ा पीछे रह गए क्या? अरविंद जी ने इसी चीज को ही मुद्दा बनाया तो पब्लिक को लगा हाँ यही बात है, उन्होंने हाँ, बात सही है, क्योंकि हम रूलिंग पार्टी में थे, और रूलिंग पार्टी में रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर आ रही थी। लेकिन हमारी पार्टी में, जैसे जब सुरेश कलमाड़ी भी थे, अच्छा, आ रही तो अजय माकन भी आ रही थी या थी? मैं थी हाँ, क्योंकि हमारी पार्टी में, जैसे मैंने कहा, जब सुरेश कलमाड़ी थे तो अजय माकन भी थे, एक सुरेश कलमाड़ी को सलाखों के पीछे डालने वाले एक अजय माकन भी थे। तो हमारी पार्टी के अंदर, और खास तौर पे मेरा ये मानना है, जो पॉइंट वो लोग ले गए वो जस्टिफाइड था थोड़े समय के लिए। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था। हम लोग शायद अगर उस वक्त इसको समझ जाते, और जो लोकपाल का विधेयक हम 2014 में लेकर के आए, उसको हम 2 साल पहले लेकर के आना चाहिए था। क्योंकि किरण जी ने अभी कहा था कि वो जो लोकपाल आप लोग लाए हैं उससे वो खुश हैं, उतना ज्यादा उसमें लूपहोल नहीं है, शायद इस वजह से करप्शन का जो मुद्दा है वो 7th प्रायोरिटी है। तो सिर्फ लोकपाल आने से नहीं होता, लोकपाल अपॉइंट करने से भी होता है। और अभी सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट ने पहली बार आज़ादी के बाद, शायद जब से बने हैं ये इंस्टीट्यूशंस, ऐसा हुआ है कि ना सेंटर विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन है, ना सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन है जो RTI को देखता है, ना लोकपाल है। तो तीनों वॉच डॉग्स हमारे इस टाइम के ऊपर हेडलेस हैं। तो अगर जनता आपको इस वक्त सुन रही है, तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, जनता को इसे आसान शब्दों में क्या बताया जाए कि इन्होंने क्या नहीं किया? देखिए, हमारे यहाँ सेंटर विजिलेंस कमीशन होता है जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन होती है उसकी जांच करता है। सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन होता है जिसका चेयरमैन RTI के इंफॉर्मेशन कोई मांगता है और नहीं मिलता है तो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी वो होती है, उस तक जाता है। लोकपाल है जिसका बिल हम लोगों ने 1 साल पहले पास कर दिया, और अभी तक लोकपाल स्थापित हो जाना चाहिए था। तो ये तीनों के तीनों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि करप्शन को चेक कर सकती हैं।
दुर्भाग्यवश ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशंस के इस वक्त पे हेड नहीं है, चेयर नहीं है, और यह काम बीजेपी अगर नहीं कर पाई है तो इसका मतलब वो करप्शन के खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। किरण बेदी इसी बारे में आम आदमी पार्टी भी नहीं बोल रही है। अब इस बारे में आम आदमी पार्टी का बोलना भी बंद हो गया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये लोग दोनों के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज उस मकसद से, और दोनों नेता, तीनों नेता कम से कम, सिर्फ उनका मकसद लाइमलाइट में आना था। अन्ना हजारे की पीठ पीछे दोनों ने खंजर भोंका और दोनों ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया और अब भ्रष्टाचार भूल गए। जैसे अंकुश पूछते हैं कि यूथ चेहरे की बात होती है, और हालांकि अंकुश आप सुन रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं अजय सर को, मैं देख भी रहा हूँ, सच में यूथ लगते हैं लेकिन जो एज दिखती है वो यूथ वाली एज नहीं है, तो उसका क्या जवाब है? देखिए, यूथ क्यों कहा जाता है? देखिए अंकुश जी, मेरी उम्र अभी 50 वर्ष की, 51 वर्ष की है। हैप्पी बर्थडे, 12 को थैंक यू। तो मेरी उम्र 50-51 वर्ष की है। 51 और 50 दोनों बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले 51 सिर्फ हुआ हूँ तो लेकिन अंकुश, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक अनुभव है कि मैं 27-28 वर्ष की उम्र में मैं एमएलए बन गया था, और लगातार 21 वर्ष में मैं 3 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहा हूँ, और मैं 15 वर्ष मैं दिल्ली की कैबिनेट और सेंटर की कैबिनेट में, दोनों में मैं मिनिस्टर रहा हूँ। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जिसकी ज़रूरत है। आज जो लोग आपको ये कहते हैं कि हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसका बटन दबाते ही पुलिस 5 मिनट में आपके सामने आ जाएगी, शायद उनको पता नहीं, या अगर उनको पता है तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि पुलिस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अंडर आती ही नहीं है। अगर कोई दिल्ली गवर्नमेंट ऐप बनाए और आप बटन दबाते रहें तो एक सिपाही भी छोटा सा नहीं आएगा जब तक कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री उसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो जनता को गुमराह जब करने की कोशिश करी जाती है, जब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव नैक नहीं होता है या जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक निटिग्रिटीज़ नहीं पता होती, तो ये भी इसकी भी ज़रूरत होती है। तो दिल्ली के अंदर जो है, मेरे को बहुत कम उम्र में, मैं सबसे कम उम्र का एमएलए था, मैं सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली में बना, सबसे कम उम्र का स्पीकर मैं दिल्ली के अंदर बना, मैं सबसे कम उम्र का एमओएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कांग्रेस पार्टी का बना, सबसे कम उम्र का कांग्रेस पार्टी का मैं कैबिनेट मिनिस्टर में बना, और इस वक्त भी सबसे कम उम्र का जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इसलिए मैं, बेशक आपको लगे कि 50-51 साल के आदमी कैसे युवा हैं, तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि इसी पॉलिटिकल सिस्टम में आगे बढ़ कर के मैं इन सब जगहों के ऊपर, मैंने जब मैं डूसू प्रेसिडेंट था तो मैं 21 वर्ष की उम्र में मैं डूसू प्रेसिडेंट बना, तो मैं इन सब जगहों पे रह कर के मैंने कैसे लोगों के प्रति, उनकी एस्पिरेशंस के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इन सब चीज़ों को सीखा है, और एज मिनिस्टर ईमानदारी से काम किया है, तभी मुझे लोगों ने बार बार चुना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी उम्र भी 25 साल हो और मेरा लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस भी 21 साल हो, क्योंकि 4 साल की उम्र में मैं एमएलए नहीं बन सकता। एमएलए मैं केवल 25 साल की उम्र में बन सकता हूं। तो मैं 27-28 साल की उम्र में अगर मैं एमएलए बना तो मेरा 21 साल का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको चाहिए तो या तो अंकुश आप 25 साल मान लें या 21 साल मान लें, इन दोनों में से एक एज पकड़ें, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। या फिर जो है एमएलए बनने की एज लिमिट घटा के 25 साल से 4 साल का बच्चा भी एमएलए बन सकता है, इसका कानून में चेंज करेंगे। जी, अर्पिता पूछती हैं कि कृष्णा तीरथ जी अभी वहां पर चली गई, और क्या नेतृत्व की कमी लग रही है कांग्रेस पार्टी में? क्यों चली गई? या फिर आगे भी अगर कुछ लोगों की बात हो रही है कि कोई ये जा सकता है, वो जा सकता है, मीडिया तमाम चीजें दिखा रही है। देखिए अर्पिता, हुआ ये कि कृष्णा तीरथ जी हमारी मिनिस्टर थी केंद्र सरकार में, और मिनिस्टर रहते रहते पिछली बार चुनाव लड़ी और उनकी जमानत जब्त हो गई। जब जमानत जब्त हो गई उसके बावजूद उन्होंने एमएलए की टिकट मांगी। तो जब उन्होंने एमएलए की टिकट मांगी तो कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि जब आप केंद्र में मंत्री थी और मंत्री पद पे मंत्री रहते हुए आप चुनाव लड़ी और आपकी जमानत जब्त होगी तो हम आपको एमएलए की टिकट नहीं दे सकते। उन्होंने बीजेपी से साधा होगा संपर्क, या बीजेपी ने उनसे संपर्क साधा होगा। बीजेपी ने उनको टिकट ऑफर कर दी जो हमने मना कर दिया, और वो बीजेपी में चली गई और वहां से एमएलए का इलेक्शन लड़ रही है। तो अब आप लोगों को ये फैसला करना, आप यंगस्टर्स हो, कि आप लोग क्या एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना और एक ऐसी पार्टी को वोट देना चाहोगे जिन्होंने कांग्रेस में जिस व्यक्ति की जमानत जब्त हो गई परफॉर्मेंस की वजह से हम लोगों ने उसको टिकट नहीं दी। उस व्यक्ति ने कम से कम 7-8 इलेक्शन जिंदगी में बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीता, और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के उनके खिलाफ क्या बोला होगा और आइडियोलॉजिकली उनकी क्या लीनिंग होगी बीजेपी के अगेंस्ट। तो अगर उस व्यक्ति को बीजेपी ने बुला करके अपनी पार्टी में अगर टिकट दे दिया तो क्या आप ऐसे
अपॉर्चुनिस्ट को, अवसरवादी लोगों को, अपॉर्चुनिस्ट को क्या आप लोग वोट देना चाहोगे, ये फैसला आपको करना है। दोनों तरीके के, हमारी तरफ की बात और दूसरों की बात भी आपके सामने है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगों को लेना चाहिए। जी। शिखा पूछती है कि एक पार्टी कह रही है मैं बिजली एक हद तक मुफ्त करूंगी, एक कह रही है मैं आधी कर दूंगी। बिजली पानी पर कांग्रेस का क्या टेक है? हमारा मैनिफेस्टो में हम लोग इसके ऊपर टेक देंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने तमाम श्रोताओं को, आपका शो बहुत पॉपुलर है, मैं कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि आप लोग व्हाट मत पूछिए, सिर्फ आप हाउ पूछिए। ये मत पूछिए व्हाट यू विल गिव फॉर अस, ये मत पूछिए कि व्हाट आर यू ऑफरिंग अस, ये पूछिए कि व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल। अगर मान लीजिए जैसे अगर बिजली की कीमतें आधी करेंगे या बिजली की कीमतें कम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हाउ आर दे गोइंग टू डू इट। अभी केजरीवाल जी ने सब्सिडी देकर के बिजली की कंपनीज को ये थोड़ा सा कम किया। सब्सिडी देने का क्या मतलब है? सब्सिडी देने का मतलब ये है कि टैक्स पेयर्स का पैसा, उसी पैसे से जिससे पीने के पानी की लाइंस दिल्ली में ठीक हो सकती थी। आज दिल्ली में 2082 लीटर्स पर कैपिटा पर डे पानी जल बोर्ड डालता है। 2082 लीटर्स का मतलब ये है कि एक बाल्टी 20 लीटर की होती है, यानी 22 बाल्टियां पानी हर आदमी के हिस्से में दिल्ली में आता है। सिंगापुर में 162 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, हांगकांग में 172 लीटर्स पर कैपिटा पर डे में 24 घंटे पानी आता है, और दिल्ली में 242 लीटर्स पर कैपिटा पर डे में पानी नहीं आता, क्योंकि हमारी लाइन सारी लीक करती हैं। 55% पानी जो सिस्टम में डालते हैं वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो वो पैसा इन सब चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता था। वो सब पैसा झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले अगर गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, वहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती थी। उस पैसे से मेट्रो फास्ट हो सकती थी, सड़कें बन सकती थी, गलियाँ बन सकती थी। वो टैक्स पेयर्स के पैसे को इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, और प्राइवेट कंपनीज को दे करके अगर कुछ समय के लिए थोड़ा सा अगर रेट कम हुआ तो अपनी पीठ थपा रहे हैं। देखिए, हमने वायदा पूरा किया। वायदा अगर पूरा करना है तो तब करना, उस तरीके से करना चाहिए कि इन बिजली कंपनीज की चोरी जिस टाइम प्राइवेटाइज की गई तो चोरी 54% बिजली की 54% चोरी होती थी। वो चोरी 54% से घट के 13% हो गई है। 41% बिजली की चोरी कम हुई है। पर परसेंट बिजली की चोरी उस जमाने में 75-80 करोड़ थी, आज 125 करोड़ के करीब है। यानी 6000 करोड़ रुपया हर साल इन प्राइवेट कंपनीज को बिजली की चोरी रोकने से ही फायदा हुआ है। तो वो पैसे इस्तेमाल करके प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं हमारे रेट्स को कम करती हैं, टैरिफ कम करती हैं। उस पैसे का इस्तेमाल इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नकेल डाल करके करना चाहिए था, ना कि जनता की गाड़ी कमाई टैक्स पेयर्स के पैसे को प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ पे प्रशासनिक अनुभव काम आता है। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली कैबिनेट और सेंट्रल कैबिनेट में काम आता है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे, बेशक उनकी मंशा होगी, लेकिन जब तक कि वो एक्सपीरियंस, वो नैक किस तरीके से आप किस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकें, वो फाइल्स पढ़ने की नैक और फाइल्स पढ़ के उसके ऊपर काम करने का नैक जब तक नहीं होगा, ये काम नहीं कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये किरण बेदी जी पिछले 3-4 दिन से काफी कह रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा पूछा। जो ऑफिसर्स हैं और जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनमें एक फर्क बुनियादी होता है। नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किरण बेदी जी ऑफिसर हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही अगर पद देना होता तो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपना विजन देता है, और ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स उस विजन के ऊपर काम करता है, और उसके लिए वो ट्रेंड होता है। तो किरण बेदी जी का काम शुरू से ही एज ऑफिसर उन्होंने किसी और के विजन को इंप्लीमेंट किया है, उन्होंने अपना विजन नहीं करा है। नरेंद्र मोदी जी 7P, 6S, तो 7P और 6S, 7P, 6S और 3R अगर आप देखेंगे, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के बातें उन्होंने करी हैं। अच्छा, उन्होंने विजन नहीं दिया है। तो सर एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि मैं अगर एक आम जनता हूं, तो जब मैं आपको सुनता हूं तो मैं आपसे कन्विंस होता हूं। अगर मैं केजरीवाल को सुनता हूं तो कुछ बातें मेरे को उनकी भी सही लगती हैं, और फिर जब मैं किरण बेदी को या मोदी जी को सुनता हूं तो मुझे उनकी भी लगती है। तो एक आम आदमी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स आपने भी रखे हैं, आपने भी बताया कि कैसे बिजली कंपनियों को फायदा हुआ है, जनता को एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं हुआ है। तो आपकी बातें भी कुछ हद तक मेरे को सही लगती है, उनकी भी सही लगती है, उनकी भी सही लगती है। तो जब मैं बटन दबाने जाऊं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, फिर क्या अक्कड़ बक्कड़ करूं या मैं क्या करूं? अक्कड़ बक्कड़ की जरूरत नहीं है रौनक जी, इसमें आपको मेरे ख्याल से लोगों को ये देखना चाहिए जनता क्या चेक करे। जनता, हमने तो ऑफर किया है
कि हम तीनों को सामने इकट्ठे बिठा लें, हमारा डिबेट करा लें, और किरण बेदी जी मान नहीं रही है, हाँ। केजरीवाल जी मान गए हैं, अगर हम तीनों इकट्ठे हों, हम अपने अपने विजन हम तीनों के तीनों दें और वहाँ पे एक न्यूट्रल मॉडरेटर हो। किरण जी क्यों नहीं मान रही हैं? वो कहती हैं कि हम विधानसभा में डिस्कस करेंगे। मतलब वो मान चुकी हैं वो सीएम है? पता नहीं क्या मान रही हैं, लेकिन वो जब ये कहती हैं कि हम विधानसभा में डिस्कस करेंगे तो हमें निराशा हुई, क्योंकि लोग वोट डालने से पहले आपका विजन जानना चाहते हैं। वोट डालने के बाद विजन डालने के मतलब कि 5 साल तक तो आपको जैसे मर्जी आप हो, आपको ढोना है उन्होंने। तो वोट डालने से पहले आपका विजन जानने की ज़रूरत है, वोट डालने के बाद में विजन जान करके क्या करेंगे। बिल्कुल सर। गौरव पूछते हैं कि और भी बड़े बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, आप अकेले सब अपने पे ले रहे हैं, क्या ये खुद के ऊपर सहन करने वाली बात है या फिर एक जिम्मेदारी उठाकर आप एक फ्रंट रनर बन रहे हैं? नहीं, हमारे पार्टी में एक और दूसरे लोग भी हैं जिन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, जिन लोगों का अच्छा बैकग्राउंड भी है, तो सब लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गौरव को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है, और मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और बाकी सब चीज़ों को देख करके पार्टी ने मुझे कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है और इलेक्शन भी लड़ने के लिए कहा है। तो सब जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं, हमारे अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, हम सब लोग मिल करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे अमर अकबर एंथनी थे, वैसे ये अमर अकबर अरविंदर हैं हम लोग। क्योंकि सौम्या का ही अगला सवाल था कि क्या और पार्टीज जो आई हैं जिन्होंने नए लोगों को लिया है, फ्रेश पॉलिटिशियंस को लिया है अपनी पार्टी में, उनके पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी झगड़े हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, अंदाजा लगा ले रहे हैं। आपकी पार्टी में कुछ ऐसा है या फिर बंद कमरों में ही डिसीजन हो रहे हैं? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि भी सब पार्टीज़ में कोई भी सब चीज़ें आपस में ठीक रहती हैं, हमारी पार्टी में वैचारिक मतभेद नहीं है आपस में, तो ये बात सही नहीं होगी और होना भी चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी में आप लोगों के भी जब एडिटोरियल उसकी मीटिंग होती होगी या कोई भी होती होगी, तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, और अगर सबके अलग अलग विचार एक टेबल पे ना आए तो फिर कैसे आगे चलेगा। सबके विचार होते हैं, लेकिन जो फाइनल निर्णय होता है वो सब लोग उसको मानते हैं। उसी तरीके से हमारी पार्टी में भी सब लोगों के अलग विचार भी हों, लेकिन जो फाइनल निर्णय हो जाता है उसको हम सब लोग मानते हैं। लेकिन एक बुनियादी प्रश्न ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त चुनाव के समय मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को, शाजिया इल्मी को, इन सब लोगों को इंपोर्ट करना पड़े अपनी पार्टी के अंदर और फिर उसके बाद में टिकट भी देना पड़े, तो क्या इसका मतलब कि बीजेपी को खुद को विश्वास नहीं है अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर और अपने पार्टी के एमएलएस पे? अब जब उनके नेताओं के ऊपर खुद बीजेपी को विश्वास नहीं है, तो वो जनता से क्यों उम्मीद करते हैं कि जनता उन पे विश्वास करे? अगर उनके पास कोई ऐसा सक्षम चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट उनके एमएलएस में से नहीं नजर आ रहा, उनको किरण बेदी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो जनता क्यों उनके एमएलएस को वोट दे? अभिनव पूछते हैं, होर्डिंग्स लगी हुई हैं आपकी भी, बाकी लोगों की भी, आपकी होर्डिंग्स में जो चेहरे हैं वो पासपोर्ट साइज फोटो है टॉप कॉर्नर पे राइट में। तो इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? चेहरा हम क्योंकि दिल से फिर से कांग्रेस, मतलब वो है, बाकी लोगों के मोदी जी का चेहरा आता है, अरविंद जी का चेहरा आता है, लेकिन आपका दिल्ली आता है। देखिए, हम लोग दिल्ली दिल से करते हैं और दिल्ली से हम प्यार करते हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल चेहरों की जगह हम लोग ये चाहते हैं कि उसके ऊपर मैसेज है उसको ध्यान से पढ़ें। इंडिविजुअल चेहरा मैसेज नहीं हो सकता। मैसेज जो है, जो लिखा हुआ है, जैसे टूट गई विकास की डोर, तो वो एक मैसेज है। हम चाहते हैं कि लोग उस मैसेज को पढ़ें, समझें और उसका अर्थ लगा करके निकाल करके हमें वोट दें। लेकिन लोकसभा चुनाव में अलग था, चेहरा था। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बहुत अच्छा तो नहीं किया, नहीं, लेकिन चेहरा था होर्डिंग्स पे। तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रख करके था और ये लोकल डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के है। जी, दिव्या पूछती है, कोई आप अपनी हॉबीज के बारे में, कोई रिसेंटली कोई फिल्म देखी है एंटरटेनमेंट के लिए? अजय जी क्या करते हैं? देखिए, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं इस मामले में बड़ा बोरिंग आदमी हूँ और मेरे को फिल्म देखे हुए कई साल गुजर जाते हैं। अच्छा, कई साल मेरे को याद नहीं है, लेकिन कई साल गुजर जाते हैं और मेरे को अगर अच्छा लगता है तो शाम के समय पुराने गाने सुनने, जो विविध भारती के ऊपर, हम लोग विविध भारती की जनरेशन के लोग हैं, तो जो पुराने उस ज़माने में जो हम सुना करते थे, अब आजकल तो आप लोगों का एफएम का ज़माना आया हुआ है, तो आपके एफएम में जो उस टाइम के पुराने गीत जो आते थे, वही अगर जब सुनने को मिल जाते हैं तो उसी को। मन की बात सुनी है आपने कभी? मन की बात के बारे में सुना है। चलिए, मैं ये आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। विकास पूछते हैं कि
एक तरफ आम आदमी पार्टी को भला बुरा कहा जाता है, बट पिछली बार हमने गठजोड़ कर लिया था। देखिए, पिछली बार इसलिए गठजोड़ किया था क्योंकि हम लोग चाहते थे कि उन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए हैं उन वायदों को जनता देखे कि वो पूरा भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। चांस दिया था और वो एक्सपोज हो गया। नो चांस, क्योंकि अगर हमने चांस देना होता तो हम चुनाव से पहले दे देते और फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं होती। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें अगर अजय जी, और आपको अगर एक गॉडफादर बनाए, तो आपकी पार्टी को अगर मैं परे रख दूं, ठीक है, मैं तो आपके सामने हूं इसलिए आपको विश करूंगा कि आप जीतें लेकिन अगर मैं आपको एक गॉडफादर बना दूं और बाकी दो पार्टीज हैं, तो दिल पे पत्थर रखकर क्या कहेंगे, कौन बन जाए? मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये इतना भारी पत्थर है कि कुछ मुंह से जवाब नहीं निकल रहा चलिए, एक अगर वन लाइनर मैं आपसे मांगू और इसके आगे का स्टेटमेंट ही आपको खाली कंप्लीट करना है। आई लव केजरीवाल बिकॉज ... I love Kiran Bedi because I can't even think. अगर फिर भी कंप्लीट करना हो तो मैं आपको थोड़ा सा दबाव डालूंगा। She was a good cop. She was a good cop. And केजरीवाल जी के लिए भी बोल ही दीजिए थोड़ा सा। इसलिए क्योंकि अन्ना हजारे के साथ में इन लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे बढ़ाया, दुर्भाग्यवश अब इसको वो भूल गए हैं। अरविंद जी अगर सुन रहे हैं, आपकी पार्टी के कुछ लोग सुन रहे हैं, तो आप देखिए, ऑपोजिशन के होने के बाद भी ये आपको प्यार इसलिए करते हैं अभी भी क्योंकि आपने वो शुरू किया था। अब भटक गए। बिल्कुल, भटकिए मत। भटकिए मत, वापस से एक्टिविस्ट बन जाए, वो चलेगा, फिर आप प्यार करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है प्यार या नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने एक मसले को उठाया, उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन भूल गए ये भी उनको याद दिलाते हैं। 3.5